हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास। समास के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या है और समस्त पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समास का अर्थ और परिभाषा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप, अर्थात किसी शब्द को छोटा कर देना, किसी शब्द को घटा देना, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। घटाते तो हम हैं शब्दों को, लेकिन उसका अर्थ वही निकलता है। ये नहीं है कि हम कोई शब्द को घटाए तो उसका अर्थ कुछ दूसरा निकल जाए। शब्द का अर्थ वही निकलना चाहिए। जैसे कि दही में डूबा हुआ बड़ा, अगर हमने इतना बड़ा शब्द बोला दही में डूबा हुआ बड़ा, देखिए अगर इसको हम बोल दिए दही बड़ा, तो ये क्या हो, जो संक्षिप्त हो गया। ये तो नहीं कि इसका अर्थ चेंज हो गया, अर्थ तो वही निकल रहा है। तो इसी को जो दही बड़ा है यही समास है। जो समास का अर्थ होता है किसी भी शब्द को छोटा कर देना, यानी घटा देना। ऐसे रसोई के लिए घर, अब इसको हम रसोई घर बोल दें तो ये क्या संक्षेप में हो गया। ठीक है। परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, एकाधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण समास कहलाता है। यानी कि कोई हम दो शब्दों को मिला करके कोई एक नया शब्द नहीं, उसी का अर्थ निकलता है, अर्थ वही निकलना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति का भवन, तो राष्ट्रपति भवन बोल सकते हैं। गौ यानी गाय के लिए शाला, गौशाला। स्नान के लिए घर, स्नान घर। जो राष्ट्रपति भवन है, गौशाला है, स्नान घर है, ये सब क्या है, ये सब समास में आते हैं। ये शब्दों को, और ये जो है राष्ट्रपति का भवन, गौ के लिए शाला, स्नान घर, ये सब क्या है, समास विग्रह में आते हैं। तो जो हमने छोटा करके बोला है इसको हम समास बोलेंगे। अब पढ़ते हैं समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद यानी समास से युक्त पद कहते हैं। जैसे कि कमल जैसे नयन, अगर हम इतना बड़ा शब्द बोलते हैं कमल जैसे नयन को हम संक्षिप्त में बोल दें कमल नयन, जो कमल नयन है इसी को हम बोलेंगे समस्त पद। समस्त पद समझ में आया बच्चों? अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह। समस्त पदों को अलग करना या सामासिक शब्दों के बीच संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि रसोई घर, जो रसोई घर क्या है, ये समस्त पद है। और रसोई के लिए घर, ये क्या है, समास विग्रह है। राजपुत्र, तो अगर हम राजपुत्र बोलते हैं तो ये समास कहलाएगा, समस्त पद में है। और राजपुत्र कौन हुआ, राजा का पुत्र, अगर हम इसको विस्तार से बोलते हैं तो ये समास विग्रह हुआ। ठीक है। देखिए अर्थ वही निकलना चाहिए, ये नहीं कि उसको संक्षिप्त कर रहे हैं तो अर्थ कुछ और हो जाए, अर्थ वही होना चाहिए। अब हम इसके पढ़ेंगे भेद। सामान्यतः समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता होती है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसमें अव्यय मीन्स होता है कि जिसमें कोई भी विकार न हो या कोई भी परिवर्तन न हो, उसको हम
अव्यय कहते हैं। यानी कि लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहा जाता है। ठीक है। अव्ययीभाव समास में अधिकतर जो पहला पद होता है उपसर्ग होता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यथाशक्ति, जो यथा है ये अव्यय है। ठीक है। इसमें हम यथा में हम कई, यहाँ यथाशक्ति है, यथा अनुसार, यथा के साथ हम कई शब्दों को जोड़ करके नए नए शब्दों को बना सकते हैं। पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। ठीक है। हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे अकारण, ये अ प्लस कारण, इसका अर्थ क्या हुआ? बिना कारण के। जो अ लगा हुआ है ये उपसर्ग हो गया। आजीवन यानी कि जीवन भर, आ प्लस जीवन, तो जीवन भर, जो आ शब्द लग गया है तो ये उपसर्ग। प्रतिकूल, तो प्रति जो लगा हुआ है ये उपसर्ग। यथा समय, यथा यानी समय के अनुसार, जो यथा है ये अव्यय है। ठीक है। अब हम लोग यथाशक्ति, यथाशीघ्र, अनुकूल, निर्विकार, निर्भय, ये सब क्या है? सब अव्ययीभाव समास में आते हैं। अव्ययीभाव समास समझ में आया? यानी कि अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग लगा होता है। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं दूसरा समास। दूसरा समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। जिस समास का पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक। और दूसरा पद प्रधान होता है। और जहाँ दो पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों अर्थात कारक का लोप होता है, यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जहाँ पर कारक का लोप हो, पहला पद गौड़ हो, दूसरा पद प्रधान हो और कारक चिन्हों का लोप हो, वो क्या होता है? वो तत्पुरुष समास होता है। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य कारकों का लोप हो, अन्य कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, जो का है ये कारक है, कारक का चिन्ह है, तो ये यहाँ पर का लोप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? धर्म ग्रंथ हो जाएगा। इसके 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको भी हम। अभी हमने बताया कि तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का लोप होता है। कर्ता कारक पहला होता है, वो पहला, प्रथम और लास्ट वाला, यानी कि 8वां, वो उसका लोप उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बकिया और जितने भी कारक होते हैं सबका लोप हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष पढ़ते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, जो इसका चिन्ह है को है, को का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है यश को प्राप्त। ऐसा समास का समास पद क्या हुआ? यश प्राप्त। इसको हम लोग संक्षिप्त में बोल दिए यश प्राप्त, लेकिन इसमें लोप क्या हुआ? को का लोप हो गया। इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, तो इसको हम लोग समझ कैसे बोलेंगे संक्षिप्त में? मनोहर। तो यहाँ पर हमने क्या लोप हुआ? को, जो को है, जो को कारक है, ये कर्म कारक का चिन्ह है, को होता है, जिसका लोप हुआ है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गृहागत, गृह को आगत। ठीक, यहाँ पर जो को शब्द है इसका लोप हो रहा है, इसीलिए ये कर्म तत्पुरुष समास हुआ। और दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष समास। करण कारक की विभक्ति से क्या होती है? से होती है, का लोप होता है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखा हुआ,
उसे हम क्या बोलेंगे, हस्तलिखित। यहाँ पर से चिन्ह का लोप हो गया। कर्मवीर, कर्म से वीर, तो यहाँ कर्मवीर हम जब बोल देते हैं तो से विभक्ति का लोप हो गया। और जैसे कि जलाभिषेक, जल से अभिषेक, गुण युक्त, गुणों से युक्त, जो से है, जो से चिन्ह है, जो से कारक है, उसका लोप हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास हुआ। अब पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है चिन्ह, के लिए। कर्म का क्या होता है, को, करण से, करण का होता है से, और संप्रदान का उसका चिन्ह क्या होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। तो यहाँ पर के लिए का लोप हो जाएगा। से देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अगर हम इसको देशभक्ति बोलेंगे, उसका भी अगर देश के लिए भक्ति अगर हमने बोल दिया देशभक्ति, तो उसका अर्थ वही निकल रहा है जो देश के लिए भक्ति बोलने में निकलता है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यहाँ के लिए का लोप हो रहा है। के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है। अब हम पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक की विभक्ति से। देखो यहाँ एक करण से भी होता है, ये से होता है, ये युक्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो से है वो अलग होने के अर्थ में है, वह उस चीज से अलग हो रहा है। ठीक है, से तो दोनों ही ये, लेकिन से युक्त हो, हाथ से लिखित। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ, ये हाथ से युक्त है। और हम लोग जो यहाँ से पढ़ेंगे ये अलग, ये उस चीज से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा, अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। तो अपादान का अर्थ क्या, अपादान का चिन्ह कौन सा होता है, से अलग। ठीक है, इतना सब लोग ध्यान देना, जो से किसी चीज से वो अलग हो रहा है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति, यानी अब उसको ऋण से मुक्ति मिल गई। पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति मिल गई। धन हीन, वह धन से हीन है, यानी कि उसके पास वो चीज नहीं है, धन उसके पास नहीं है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन है, यानी कि उसके पास नेत्र नहीं है। यहाँ उससे विरक्त हो रहा है, वो चीज उससे अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। तो यहाँ से अलग होना जहाँ रहेगा वो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, और जो युक्त होगा से वो करण तत्पुरुष समास में आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है का, के, की। ठीक, का, के, की होता है, इसी का लोप हो जाएगा। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। जलयान, जल का यान। राजकुमारी, राजा की कुमारी। ठीक है, यहाँ जो का, की के, का, के, की का जो भी कोई शब्द बनता है उन सबों का लोप हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होती है, और क्या होती है, में पर। और इसी में पर का लोप हो जाएगा। जैसे कि आप बीती, आप पर बीती। ग्रामवास, ग्राम में वास। दो यहाँ पर का लोप हुआ, में का लोप हुआ। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो यहाँ पर में जो है उसका लोप हो रहा है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, जो पर है लगा हुआ है उसका लोप हो जा रहा है। तो अधिकरण में किसका लोप हुआ, में पर का लोप हो रहा है। हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं। कर्म कारक तत्पुरुष में को का लोप होता है, करण में
से का लोप होता है, जो कि से युक्त होता है, अलग नहीं होता है, से युक्त होता है। संप्रदान में के लिए का लोप होता है और अपादान में से अलग, जो अलग हो रहा है उसका लोप हो रहा है। संबंध में का के की का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर का लोप होता है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो कारक है कर्ता कारक और जो लास्ट वाला है संबोधन कारक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी सभी जितने भी कारक चिन्ह हैं उसका लोप हो जाता है। तो अब तो फिर से यानी कि जो कर्ता कारक संबोधन कारक का यहाँ पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं, बाकी अन्य कारकों का लोप हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, कर्मधारय समास पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़े थे अव्यय भाव समास, जिसमें अव्यय होता है पहला पद। दूसरा हम लोग पढ़े तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास, जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, या एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो इसमें एक पद क्या हुआ, एक पद विशेषण हुआ और जो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला। ठीक, कंठ कैसा है, नीला कंठ है। मृग नयन, उसके नयन कैसे हैं, मृग के समान हैं। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। देखो यहाँ पर नीला जो दिया गया है वो विशेषण है, कंठ क्या है, विशेष से है। मृग नयन यानी उसके नेत्र कैसे हैं, मृग के समान हैं। चंद्रमुखी, उसके मुख कैसे हैं, चंद्रमा के समान हैं। ठीक है, उसके मुख कैसे हैं, देखो यहाँ उपमान और उपमेय है। जो मुखी जो चंद्र है वो तो उपमान है, उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, उसके मुख की चंद्रमा से कर रहे हैं। जो चंद्रमा है वो उपमान हुआ और जो मुख है वो उपमेय हुआ। ठीक, ऐसे मृग क्या है, मृग उपमान हुआ और नयन क्या है, उपमेय हुआ। और नील कमल, देखो यहाँ कमल कैसा है, नीला है। यहाँ पर नील जो नीला शब्द है वो विशेषण है, वो कमल की विशेषता बता रहा है। और कमल क्या है, विशेष से है। कमल नयन, कमल के समान नयन, उसके नयन कैसे हैं, कमल के समान हैं। नयन कैसे हैं, कमल के समान हैं। किससे तुलना की जा रही है, नयन की, कमल से की जा रही है। तो कमल क्या हुआ, उपमान हुआ और नयन क्या हो गए, उपमेय हो गए। बच्चों आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। जहाँ विशेषण और विशेष हो या उपमान या उपमेय हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। पहला जो अव्यय भाव समास है उसमें पहला पद अव्यय और या उपसर्ग हो, और दूसरा हम लोग पढ़े तत्पुरुष समास जिसमें कि कारकों का लोप होता है। तीसरा हम लोग पढ़े कर्मधारय समास जहाँ पर विशेषण और विशेष होता है या उपमान या उपमेय होता है। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद मतलब पूर्व पद, ठीक है, जो पहला पद मतलब होता है पूर्व पद, अब बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। पहले पद क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास सबसे आसान होता है। जैसे कि नवरात्रि, देखो पहला पद क्या आया, संख्यावाची आया। यहाँ क्या है, रात्रि नौ यानी नौ रात्रि, नौ रात्रियों का समाहार है यहाँ पर। ठीक, जो नौ है ये प्रथम पद हो गया, जो संख्यावाची हो गया। रात्रियों का समाहार जो नवरात्रि है ये उत्तर पद हो गया। ठीक है,
यहाँ विशेषता किस पर दी जाए, मतलब किस पर जो बल दिया जा रहा है, रात्रि पर बल दिया जा रहा है, जो उत्तर पर है उस पर बल पड़ रहा है। सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह, क्या है, 7 ऋषियों का समूह बल किससे पड़ रहा है, जो ऋषियों का समूह है। कितने ऋषि समूह है, 7 ऋषि का समूह है। तो जो जहाँ पर संख्यावाची शब्द आए वहाँ पर द्विगु समास होता है। पंचरत्न 5 रत्नों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समूह, जहाँ पर 4 राहें 4 राह जो रास्ते होते हैं आपस में मिलते हैं वो चौराहा बनते हैं। तो जहाँ पर संख्यावाची शब्द पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। दोनों पद तो होते हैं लेकिन दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती है, प्रधानता किसी और यानी कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है और दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यह द्वंद्व समास का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक बच्चों, ये द्वंद्व समास का बिल्कुल उल्टा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ। जैसे कि दशानन, 10 है आनन, जिसके 10 आनन यानी मुख अर्थात रावण। 10 मुख किसके हैं, रावण के हैं। अब तो अभी आप कहेंगे कि अरे अभी तो आप बताए थे कि द्विगु समास में भी यहाँ 10 लगा हुआ है, संख्यावाची हो गया, लेकिन संख्यावाची तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन में बहुब्रीहि आता है तो वहाँ पे आपको बहुब्रीहि लगाना पड़ेगा, द्वंद्व द्विगु नहीं लगाएंगे। ठीक है। गजानन, गज है आनंद, जिसका अर्थात गणेश। देखो यहाँ पर गजानंद बोला गया, किसका मुख, मुख गज के समान यानी कि हाथी के समान है, लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है, गणेश के बारे में। नहीं, यहाँ गज से गज का ही गजी पद प्रधान है, नहीं आनंद पद प्रधान है। प्रधान क्या हो गया, गणेश। किसके बारे में बताया गया, गणेश के बारे में। नीलकंठ, अभी आप बोलेंगे कि ये तो कर्मधारय समास भी हो सकता है। हाँ, कर्मधारय समास हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी ऑप्शन कोई भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो अगर वहाँ बहुब्रीहि समास लिखा होगा तो उसको आपको बहुब्रीहि करना पड़ेगा, कर्मधारय समास नहीं करना पड़ेगा। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात नीलाकंठ किसका है, यानी कि शंकर भगवान। ठीक। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु भगवान। समझ में आया बच्चों। दशानन, जिसके 10 मुख अर्थात रावण यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हम पर्यायवाची, इसको हम भी ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि पर्यायवाची शब्द कोई हो। दशानन यानी कि जो रावण की विशेषता बता रहा है कि उसके 10 मुख हैं। गजानन, गज, उसके मुख कैसे हैं, गज के समान हैं, लेकिन किसके हैं, गणेश के हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसके अर्थात शिव यानी कि शंकर जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। अब हम लास्ट पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही आसान, इसको सब लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ये जो बहुब्रीहि समास का बिल्कुल उल्टा होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व, इसका अर्थ देखो, इसमें लिखा द्वंद्व, इसके अर्थ में ही इसके नाम में ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है। द्वंद्व मतलब कि से प्रतिस्पर्धा, जहाँ प्रतिस्पर्धा हो वो क्या हुआ, द्वंद्व हुआ। तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है।
जब हम योजक शब्द लगाते हैं, इसके जब हम विग्रह करते हैं तो हम इसको योजक शब्द लगाते हैं। जैसे कि भाई बहन बोल दिए तो उसका अर्थ कैसे निकलेंगे, समास विग्रह कैसे करेंगे, भाई और बहन। खट्टा और मीठा, छोटा और बड़ा, माता और पिता, अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य। इसे समास पद से बोलेंगे, भाई बहन, खट्टा मीठा, छोटा बड़ा, माता पिता, अच्छा बुरा, सत्य और असत्य। बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा समास क्या होते हैं। पहला हम लोग पढ़े थे अव्यय भाव समास, जिसका कि पहला पद अव्यय होता है। दूसरा हम लोग पढ़े तत्पुरुष समास, जिसमें कि कारकों का लोप होता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जितने भी कारक हैं सबका चिन्हों का लोप हो जाता है। तीसरा पढ़े हम लोग कर्मधारय समास, जिसमें कि विशेषण और विशेष्य होता है, उपमान और उपमेय होते हैं। और चौथा पढ़े हम लोग द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। पांचवा पढ़े हम लोग बहुब्रीहि समास, इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद की जो विशेषता बताई जाती है। और द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें है जब हम इसका विग्रह करते हैं तो योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे भाई और बहन। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध होता है, जो हम आपको 2-3 बार रिपीट किए हैं। रिपीट हम इसलिए किए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो यहाँ क्या था, कर्मधारय समास में क्या है, दोनों ही पद, इसमें दोनों पद, एक पद में मतलब विशेषण और विशेष्य होता है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक, अब कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और एक पद विशेष होता है, या फिर एक पद उपमान और उपमेय होता है। लेकिन बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों ही पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर। देखो यहाँ पर जो अंबर है कैसा है, अंबर मीन्स होता है वस्त्र, वस्त्र कैसा है, पीला है। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह देखो हम इसको लेते हैं पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कि विष्णु भगवान का हुआ, वो पीला वस्त्र पहनते हैं। ठीक, यहाँ पर दोनों पदों को मिलाकर के किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है, पद की ओर, और वहाँ पर एक पद की विशेषता बताई जा रही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, उसके नयन कैसे हैं, कमल के समान हैं। यहाँ पर कमल से उसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ कमल क्या है, उपमान हो गया, नयन क्या हो गया, उपमेय हो गया। और एक और कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण भगवान। ठीक है, जहाँ तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत किया जाए या प्रधानता हो, वो बहुब्रीहि समास होता है। और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उसी प्रकार से हम और आगे देख लेते हैं द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर क्या होता है। अभी हम लोग कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर देखे, उसी प्रकार से हम लोग द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर देख लेते हैं। द्विगु समास में पहले पद संख्यावाची होते हैं। कई ऐसे शब्द आते हैं जिसमें वो संख्यावाची होते हैं, परंतु वे पद दूसरे पद से लेकर के तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। संख्यावाची तो होते हैं, लेकिन वो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कि चतुर्भुज। ठीक है, चतुर यानी कि 4 भुजाओं का समूह। ठीक, जो 4 भुजाओं का समूह हुआ, ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। और चतुर्भुज हम भी बोलते हैं, 4 भुजाएं जिसकी, अर्थात किसकी 4 भुजाएं होती हैं, विष्णु भगवान। यानी कि यहाँ पर देखो
4 तो वहाँ भी हैं, 4 यहाँ पर भी हैं, लेकिन पहला जो है वो द्विगु समास है और दूसरा जो है जिसका अर्थ निकल रहा है वो बहुब्रीहि निकल रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में आपके आता है ये चतुर्भुज, तो अगर उसमें ऑप्शन रहता है बहुब्रीहि का, तो आप बहुब्रीहि पे निशान लगाएंगे और उस पर द्विगु समास पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुब्रीहि समास सबसे बड़ा होता है। त्रिलोचन, 3 नेत्रों का समूह, यानी कि 3 नेत्रों का समूह, यानी कि द्विगु समास। त्रिलोचन, 3 है लोचन, जिसके अर्थात शंकर जी को 3 नेत्र हैं, ठीक है, इसीलिए उनको त्रिलोचन बोलते हैं। तो अब द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में आपको अंतर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं संधि और समास में अंतर क्या होता है। संधि और समास में क्या अंतर होता है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है, जहाँ वर्ण मिलते हैं वहाँ पर संधि कहते हैं। जबकि शब्दों को संक्षेपीकरण करना, जो शब्दों को हम संक्षिप्त करते हैं उसको क्या करते हैं, उस संक्षेपीकरण के लिए मेल से बने सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जो संक्षिप्त करते हैं उसका जो सार्थक अर्थ निकलता है उसी को हम समास कहते हैं। वर्णों के, जहाँ पर वर्णों में परिवर्तन हो, जहाँ वर्णों का मेल हो, उसमें जो विकार जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। और जहाँ पर शब्दों का संक्षेप हो वहाँ पर समास कहा जाता है। जैसे कि वाचन प्लस आलय, तो क्या हो गया, वाचनालय। देखो यहाँ पर जो न है उसमें भी अ छुपा हुआ है, और यहाँ पर आलय में बड़ा है, तो छोटा अ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, वाचनालय हो जाएगा। और लेकिन इसमें क्या, पवन का पुत्र, ठीक, लेकिन पवन पुत्र, जो पवन पुत्र हुआ ये शब्दों को संक्षिप्त कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ वही निकलता है जो पवन का पुत्र कहने में निकलेगा, वही उसका अर्थ। समास को संक्षिप्त करते हैं तब पढ़ते हैं पवन पुत्र कहते हैं, तो उसका भी वही अर्थ निकलता है, ठीक। हमको लगता है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम और भी अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे।